हेलो दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा इनसाइट करंट अफेयर पीआईबी प्लस पीआईबी नोट्स जो 1 फरवरी का, ठीक है। 3 फरवरी के अभी तक आए नहीं है, तो जब आएंगे तो उसे भी अपलोड कर देंगे। तो देखिए, इसमें जीएस पेपर 1 जो कि नॉर्मली आता नहीं है, आज इसमें आया हुआ है, एक सोशल से आया हुआ है, ठीक है। एक जनगणना 2022 को जो स्थगित किया जाने की संभावना है उसके बारे में आया हुआ है, ठीक है। तो इनको अंदर ही देखेंगे हम, ये हमें अंदर पढ़ना ही है, तो यहाँ पे हम टाइम क्यों वेस्ट करें। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला जो है जीएस पेपर 1 से है, जो कि सोशल है, सोशल से है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, ठीक है। ये हमारी यूनिट है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन है, विधेयक 2020, इसके बारे में है। तो ये है क्या, ये जो 2020 में पारित किया गया था, ठीक है, लोकसभा में पारित किया गया था, पर अब 2021 में से दोबारा से जो बजट सत्र है उसके दौरान राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। ये है क्या, अभी हम देखते हैं आगे आएगा। इसके अंतर्गत क्या किया गया, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो गर्भपात कराते हैं ना भ्रूण का, ठीक है, जो हम वो प्रेगनेंसी जो लेडीज़ होती हैं उनका जो गर्भपात कराते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसके लिए देखिए कंडीशन क्या होती है, उसको करने के लिए ये भी एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू हो जाता है, पर इसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे दुष्कर्म अगर पीड़ित कोई है, सगे संबंधियों से कोई यौन पीड़ित हुआ है, या फिर दिव्यांग है, या नाबालिग है, या फिर महिलाओं की एक विशेष श्रेणी है, इसको बनाने का इसमें प्रावधान है, ठीक है। ये मतलब जो लोग हैं ये एबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रत्येक राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज़ है, इसमें एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो भी हमारा असामान्य भ्रूण होगा, ठीक है, उससे होने संबंधी मामले में इसकी जो टाइम पीरियड है ना, अब जो एबॉर्शन करा सकते हैं, जो गर्भपात करा सकते हैं, वो 24 सप्ताह कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था, 20 सप्ताह, ठीक है। 20 सप्ताह का मतलब कितने, 5 महीने, अब इसे 6 महीने कर दिया गया है। तो इस बोर्ड में क्या होगा, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट या फिर सोनोलॉजिस्ट, मतलब जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जैसे जाके देखते हैं ना कि बेबी की हेल्थ कैसी है, तो उसके लिए जो सोनोलॉजिस्ट होता है वो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बाल रोग विशेषज्ञ होगा, जो बच्चों का रोग विशेषज्ञ होगा। और जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उस सरकार द्वारा नामित अन्य सदस्य भी इसके अंदर होंगे, जो बोर्ड होगा ना इसमें वो भी होंगे, ठीक है। वर्तमान में अगर संबंधित विवाद देखें तो ये कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा बोर्ड बनाना एक अव्यावहारिक काम कार्य होगा, क्योंकि जो चिकित्सक है, चिकित्सा संबंधी जो भी हमारे पास जो सीटें होती हैं वो पहले से ही 82% पद जो है इसमें रिक्त हैं, और आप एक नया बोर्ड बना दें, है ना, तो इसको अव्यावहारिक बताया जा रहा है। इसीलिए इसके अंतर्गत जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दो विधेयक 2020 है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसमें एक तो जो 20 वो था सप्ताह था, उसको 24 सप्ताह कर दिया गया, गर्भपात की जो टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये जो लोग होंगे वो आएंगे। उसके अलावा विधेयक में गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा की राय लेने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। अगर आप 20 सप्ताह तक हैं तो फिर एक पंजीकृत चिकित्सा की राय ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है 20 से 24 सप्ताह तक अगर जो बेबी की वो होगी है, मतलब जो वो होता है ना 9 मंथ का होता है, उसके अंदर अगर जो टाइम पीरियड अगर वो 20 से 24 सप्ताह हो गया है, तो उसके लिए 2 चिकित्सकों की राय लेना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। अगर 20 सप्ताह के अंदर है तो एक ही चिकित्सा से जो है राय ली जाएगी। इसे संशोधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वर्तमान गर्भपात जो है कानून लगभग 5 दशक पुराना है, मतलब 50 साल पुराना है, और इसके तहत अधिकतम 20 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है। हाल के वर्षों में जो है मतलब इसकी मांग को जो है, इसकी ज़ोरदार मांग की गई है, ठीक है। 20 सप्ताह से अधिक किए जाने की ज़ोरदार मांग की गई है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें शुरू के 20 मिनट तक मैंने माइक्रोफ़ोन नहीं लगाया था, तो उसमें जो है आवाज़ मतलब अगल बगल का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कहा बता दूं, ताकि इसमें जैसे मैंने अब लगा लिया माइक्रोफ़ोन तो ठीक वॉइस आएगी। तो नेक्स्ट देख, ये आर्टिकल कहाँ से था, द हिंदू से था, ठीक है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो भी सेम यूनिट से ही है, जनगणना
उसको 2022 तक स्थगित किए जाने की संभावना है। आप सभी को पता होगा कि 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी, तो 10 साल पे एवरी 10 ईयर पे दोबारा होती, तो 21 में होनी थी, पर कोविड की वजह से जो है उसे स्थगित किया गया। तो इसको जो जनगणना होती है वो जनरली जो इस बार होनी थी वो अप्रैल से सितंबर 2020 में होनी थी, 2 चरणों में होती है, और सेकंड जो फेज़ था वो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक होनी थी। ठीक है, शुरू में जो जनगणना है उसके पहले चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर, उसकी जो अद्यतन प्रक्रिया, अद्यतन क्या होता है, अपडेट करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो इसकी जो अपडेट की जो प्रक्रिया थी उसको कुछ राज्यों में 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसको क्या किया गया, स्थगित किया गया। अब जनगणना है जो, उससे क्या होगा, जो देश में जनसंख्या है उसके जो आकार है, कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, उसका वितरण है, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, ठीक है, ये सब उससे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा जनसंख्या की संबंधित जानकारी और अन्य वितरण के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। अगर फर्स्ट टाइम देखें हम जनगणना तो कब हुई थी, 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, पर संपूर्ण जनगणना, पूरे देश की जनगणना फर्स्ट टाइम 1881 में हुई थी। उसके बाद इसके हर 10 साल पे गैप पे इसको किया जाता रहा है, ठीक है। भारत में जनगणना कौन करता है, ये जो है आपको याद होना चाहिए, जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत इस जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसको सौंपा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जनगणना जो करते हैं उसका यूज़ किस किस में हो सकता है, ठीक है, जनसांख्यिकी पता करने में, आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, पॉपुलेशन का हमें पता होगा तो उससे ही हम जो आर्थिक गतिविधि उसका भी पता चलेगा। साक्षरता और शिक्षा, कितने % लोग साक्षर हैं और शिक्षित हैं, ये भी पता चलेगा। आवास और घरेलू सुविधाएं, मतलब किस क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ़ जो हम घरेलू सुविधा दे रहे हैं वो कितने उसमें हमें बढ़ानी है या कम करनी है। शहरीकरण, प्रजनन और मृत्यु दर, इसका भी उससे ही पता चलता है, सेंसस से, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनका भी उसी से पता चलेगा, है ना। जैसे किसी एरिया में मान लीजिए काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, तो उसमें हम अगर जनरल को कैलकुलेट कर लें या 2-3 जातियों को कैलकुलेट कर लें, तो बची हुई जो है वो अपने आप मान लेंगे कि हम ये जो है अनुसूचित जाति या जनजाति है। उसके अलावा लैंग्वेज, ये भी जो है जनसंख्या के आधार पर ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने उसमें कितने लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सर्वप्रथम अगर ऐतिहासिक महत्व देखें तो जो ऋग्वेद है उसमें भारत में जो 800 से 600 ईसा पूर्व इसके दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना की गई थी, ठीक है, ये पता चलता है ऋग्वेद से। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है उसमें जो टैक्सेशन है, कराधान है, उसके लिए राज्य नीति के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह करने का उल्लेख किया गया था। मुगल बादशाह दरबार के शासनकाल में जो लिखित आईन अकबरी है, ठीक है, जो कि अबुल फैज़ल ने लिखी थी, ठीक है, जो उनके नवरत्नों में से एक था। उसमें जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जीएस पेपर 1 से है नेक्स्ट भी। तो जिसकी यूनिट क्या है, जो सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, ठीक है। जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी योजना में 14 अन्य नए लघु वन उत्पाद सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। लघु वन उत्पाद जो माइनर, लघु मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो जनजातियाँ वगैरह जो फसल उगाती हैं, ठीक है, उनको भी इसमें इसके अंतर्गत जो है कैलकुलेट किया जाएगा आपसे। 14 ऐसी प्रोडक्ट हैं। अगर हम इसके बाद लघु वन उपज की बात करें तो 14 नए जो उत्पाद ऐड किए गए हैं उनमें से कुछ के नाम इसमें दे रखे हैं, जैसे कि टसर कोकून, सूखा कैथा, एलिफेंट एप्पल ड्राई भी कहते हैं इसे, बांस, मालकांगनी के बीज, जंगली सूखे मशरूम, ठीक है, ये इसमें शामिल किए गए हैं 14 उसमें एमएसपी के अंतर्गत। अगर इसी योजना के बारे में हम देखें तो केंद्र सरकार द्वारा 2011 में जो एमएसपी है और जो लघु वन उपज है, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उस योजना की मूल्य श्रृंखला का विकास, इसके माध्यम से चुनिंदा जो एमएसपी है उसकी एक सूची पहले भी जारी की गई थी 2011 में, ठीक है, जिसको कि अब अपडेट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, वंचित वन जो वासी थे, ठीक है, जो मतलब जो वो होते हैं फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो
रहते हैं, ठीक है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करना था, ठीक है। अगर कार्यान्वयन की बात करें तो जो एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर लघु वनोपज खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने के द्वारा निर्धारित जो एजेंसी है उनके पास होती है, ठीक है। इनको जो परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं, वो जो एजेंसी है जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी उनके पास होती है। उसके अलावा बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जो आड़ती होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बिचौलिए भी कहते हैं, उनकी सेवा लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। उसके अलावा इस योजना से जो कोल्ड स्टोरेज या कोई मान लीजिए अगर प्रोडक्ट आ रहा है वो जल्दी सड़ने वाला है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसकी और जो वेयर हाउस होता है आदि जैसे आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे के लिए भी इसमें सहायता प्रदान करी जाएगी, ठीक है। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जो कि एक नोडल मंत्रालय होता है, मतलब ये क्या है, ये हेल्प करेगा जो इस योजना है इसके लिए, ठीक है, वो नोडल एजेंसी हो जाता है जो जिसकी किसी चीज़ की हेल्प करता है, ठीक है। जैसे 2-3 एजेंसी है उनके ऊपर अगर एक नोडल एजेंसी होगी तो वो तीनों की हेल्प करेगी, ठीक है, ये नोडल एजेंसी होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसका निर्धारण मंत्रालय द्वारा जो ट्राइफेड है उसकी तकनीकी सहायता से किया जाएगा, ठीक है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ established अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 अंडर द फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो फाउंडेड कब हुआ था? 1987 में। पेरेंट एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव देख लीजिएगा। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है क्या? जो वन अधिकार अधिनियम धारा, इसकी जो धारा 2 की 1 है, ठीक है, इसके अंदर जो एमएफपी है उसको सभी गैर इमारती लकड़ियों, बांस, ब्रशवुड, स्टंप, केन, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू, केंदू पत्ते, औषधीय पौधे आदि को सम्मिलित करती है, ठीक है, इसके अंतर्गत। उसके अलावा 1927 जो भारतीय वन अधिनियम था उसके अंतर्गत जो बांस और बेत है, ठीक है, बांस आपने देखा होगा, बांस का जैसे बांस का पेड़ होता है उस पर एक साल में एक बार फूल आता है, ठीक है, लंबा सा होता है, और ये सीढ़ी वगैरह लकड़ी की बनती है, बांस से ही बनती है। उसके अलावा बेंत होती है, ठीक है, शहतूत जो बोलते हैं, जिससे मतलब स्कूल में कहते हैं ना बेंत से पिटाई होती है, तो उसको वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। इसे परिवर्तित करके इसे भी जो है लघु वनोपज की परिभाषा में बांस और बेंत को शामिल किया गया, ठीक है। पहले ये जो है उसमें आते थे, जो लकड़ी यूज़ करने के लिए हम लेते थे, पर इसे भी अब लघु वनोपज के रूप में इसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख। अच्छा, ये NTFP जो गैर लकड़ी वन उत्पाद है, इस पर आदिवासी अधिकारियों की मान्यता से गरीबों और वंचित के सशक्तिकरण में तेजी आएगी। टिप्पणी कीजिए। NTFP देख लेते हैं। ये होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी जिनसे लकड़ियाँ नहीं मिलती हमें, जैसे कि हमारे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, बीज होते हैं ना, बेरीज, मशरूम ऑयल, सैप, फॉलेज, पोलार्डिंग, मेडिसिन प्लांट्स जो भी होंगे, पीट, माश, फ्यूल वुड, फिश, इंसेक्ट, स्पाइस एंड फोरेज, ठीक है, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं NTFPs में, ठीक है। तो बाकी ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। अब ये सब जो है कराने को मैं भी करा सकता हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई वो टफ वो नहीं है, पर इसे वीडियो पहले 30 मिनट की होती है, फिर 40 या 1 घंटे की हो जाएगी, तो देखने में इतना मज़ा भी नहीं आएगा। छोटी वीडियो होता है, हर कोई सोचता है फटाफट पर डे का करंट अफेयर ख़त्म हो जाए, है ना। 2x में लगा के देखिए इसे, तो जल्दी से जल्दी जो है 15 से 20 मिनट में आपको इसे कंप्लीट करना है, और अगले 15 मिनट में जो है इसके शॉर्ट नोट एटलीस्ट 1 पेज के हों, 1 पेज के, इसके मेन जो पॉइंट आपको लगते हैं वो आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। जो वीकली संडे या सैटरडे में एक दिन जो है पूरा इसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इस पर। अगर आधे घंटे की क्लास है, आपको 15 मिनट में इसे ख़त्म कर लेना ही होगा, वो भी सुबह उठते सबसे पहले आप कोशिश कीजिए जो है ख़त्म करने की एक आधे घंटे में, ठीक है। ये इसलिए नहीं होता कि इससे क्वेश्चन आती है, इसलिए होता है ताकि आप जो मंथली आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, जो मंथली आएगी उसको करने के लिए इसकी हेल्प लगती है। अगर आपने ये पूरा पढ़ रखा होगा पूरे महीने का, तो आप उसे ईजिली कवर कर जाएंगे जल्दी से जल्दी।
नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी उसे कवर करने में, ठीक है। तो देखिए चाबहार बंदरगाह, तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, पर इसमें थोड़ा बहुत अभी नया है तो देख लेते हैं। तो हाल ही में जो भारत है उसने ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए 2 मोबाइल हार्बर क्रेन सौंपे गए, ठीक है। मोबाइल हार्बर क्रेन देख ले, तो ये इस टाइप की होती है मोबाइल हार्बर क्रेन, ठीक है। ये कुछ भी सामान उठाने के लिए जो मोबाइल हार्बर क्रेन्स आर मोस्ट वर्स वर्सेटाइल पोर्ट क्रेन सुटेबल फॉर हैंडलिंग जनरल कार्गो, जो कार्गो वगैरह होते हैं ना लोहे के भारी भारी, उन्हें उठाने के लिए यूज़ करते हैं, कंटेनर और कोर्स बल्क मटेरियल, ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि ये हमने जो भारत है उन्होंने दिए, ये इंपॉर्टेंट था कि भारत अभी भी इसमें इंटरेस्टेड है। इसका भी रीज़न अभी हम देखेंगे, रीज़न क्या है इसका। तो भारत और ईरान के बीच जो मई 2016 में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने हेतु द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह उसी अनुबंध का एक हिस्सा है, ठीक है। ईरानी अधिकारियों के साथ वार्ता जारी करने के दौरान भारत का यह कदम बंदरगाह परियोजना को आगे बढ़ाने का एक संकेत है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो जो बाइडन है, उनके वो जो है, जो ईरान परमाणु समझौता है उसके अंदर वापस आने के लिए मतलब इंटरेस्टेड दिख रहा है, ठीक है। तो इससे अमेरिका और ईरान के संबंध अच्छे हो जाएंगे। पहले क्या था, जो वो थे हमारे ट्रम्प थे, उनकी वजह से हम ईरान के पास नहीं जा पा रहे थे, मतलब हम थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रहे थे। पर अब जो है इनकी अगर फ्रेंडशिप होगी तो हम भी ईजिली जो है उनसे चाबहार पोर्ट अपना उसे डेवलप कर पाएंगे। तो नीति स्पष्ट किए जाने के बाद भारत सरकार आगामी महीनों में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों में कुछ ढील की उम्मीद कर रही है। बंदरगाह परियोजना में दोबारा निवेश करने संबंधी भारत की इस योजना को इसी संकेतक के रूप में देखा जा रहा है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। एकमात्र समुद्री है बंदरगाह चाबहार पोर्ट। भारत के लिए अगर इसकी महत्व की बात करें तो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान एक माल परिवहन करने में पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले मार्ग का उपयोग करने की बाध्यता जो है उससे फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भारत की ईरान तक पहुंच में वृद्धि होगी। ईरान भारत के लिए जो इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसके लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करेगा, ठीक है। ये है क्या, देखते हैं एक बार। तो ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इमेज थोड़ी साफ़ नहीं है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर इज़ ए 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क फॉर, किसके लिए ये, शिप, रेल एंड रोड, तीनों को मिला के रूट फॉर मूविंग फ्राइट बिटवीन इंडिया कंट्रीज़, याद रखिएगा, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, ठीक है। काफ़ी मतलब लॉन्ग उस पर फैला हुआ है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हो गया, सी पैक हो गया, इन चीज़ों के बारे में मतलब आपको अलग से कॉपी में लिख लेना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें इमेज साफ़ नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा इसकी कि कहाँ से ये वाला हमें, देखिए अगर यहाँ इंडिया से साउथ एंड इसका मुंबई में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें अगर एक बार एंट्री मिल जाती है तो हम ये पूरा इस सर्कल में हम ला सकते हैं अपने आप को, ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्ट। और इसके साउथ एंड, अगर नॉर्थ एंड की बात करें तो अस्त्राखान, मॉस्को और बाकू, यहाँ पे इसका नॉर्थ एंड होता है और साउथ एंड मुंबई में, ठीक है। तो इसमें जो है प्रवेश मार्ग प्रदान करेगा हमें भारत को, जिससे भारत रूस, ईरान, यूरोप, मध्य एशिया से समुद्री, रेल और सड़क मार्गों से जुड़ सकेगा। चाबहार बंदरगाह को अगर भारत द्वारा विकसित और संचालित किए जाने से जो ईरान भारत का एक सैन्य सहयोग भी बन गया इसके कारण, ठीक है। इसके माध्यम से जो भारत है उसको अरब सागर में जो चीनी मौजूदगी है उसका मुकाबला करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि जो चीन है वो पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो उससे अरब सागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने का वो प्रयास कर रहा है चाइना। ग्वादर बंदरगाह चाबहार से अगर सड़क मार्ग से देखें तो 400 किलोमीटर, अगर समुद्र मार्ग से देखें तो सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। उसके अलावा इसका जो है व्यापार लाभ भी है। जो चाबहार बंदरगाह है उसके कार्यशील होने से भारत में जो लौह अयस्क है, चीनी है, चावल है, इसके आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत की तेल आयात लागत में भी इससे काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि हम जो तेल परचेज करेंगे वो ईरान से कर पाएंगे, ठीक है। राजनयिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह को मानवीय कार्यों के समन्वय करने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन जो ऑपरेशन है उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी द हिंदू से लिया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो इसकी यूनिट है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की जो है भूमिका, और टॉपिक क्या है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। तो आपको ये याद रखना होगा ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे तैयार किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सीपीआई है क्या, ये जो है भ्रष्टाचार के क्षेत्र में विश्व के देशों की रैंकिंग करने के लिए जो 12 सर्वेक्षण होते हैं उसके आधार पर तैयार किया गया एक संयुक्त सूचकांक है। तो इसमें हम अलग अलग देशों की रैंकिंग देखेंगे, कौन टॉप पे है, इंडिया की क्या है और आसपास के देश की क्या है रैंकिंग इसमें। यह सूचकांक भ्रष्टाचार की धारणाओं का एक बेंचमार्क मापक बन चुका है, ठीक है, और कई विश्लेषकों और जो एवं निवेशकों द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उस पर विशेषज्ञ राय भी आधारित इस पर भी आधारित होता है, ठीक है, और इसमें सरकारी जो नेता होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए जिम्मेदार उनको भी ठहराया जाता है, और या नहीं रिश्वत का प्रचलन, नागरिकों की ज़रूरतों पर सार्वजनिक संस्थानों की प्रतिक्रिया क्या होगी, जैसे कई कारक इसमें, ये सब कारक इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है, तो अगर हम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो ये जो तैयार किया जाता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भ्रष्टाचार पर जो विशेषज्ञ होते हैं और व्यावसायिक लोगों के जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग की जाती है, ठीक है, जो 0 से 100 पर, मतलब 100 पे अगर पहुंच गया तो आइडियल हो जाएगा, जो कि कोई होता नहीं है, ठीक है। 0 पर मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाला देश है, जो 0 के पास आता जाएगा, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का प्रदर्शन, अगर भारत की बात करें तो भारत अभी करंट रैंकिंग उसकी 86 नंबर पे है, ठीक है, जो कि पहले 80 नंबर पे थी, ठीक है। 2020 में जो भ्रष्टाचार सूचकांक था सीपीआई था उसमें 100 देशों में भारत 6 पायदान फिसल कर 86 नंबर पर आ गया है। सूचकांक में भारत का स्कोर एशिया प्रशांत क्षेत्र जो 31 देश हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के, उसके औसत स्कोर एवं वैश्विक औसत से जो है काफ़ी कम है। सूचकांक में अगर चाइना की बात करें तो ये 78वें नंबर पर है, जो कि जो पिछले साल भारत की रैंकिंग 80 थी उससे 2 स्थान ऊपर है। पाकिस्तान को देखें तो 144 नंबर पे आता है वो, ठीक है। सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन की बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 स्कोर के साथ सबसे टॉप पे है। उसके बाद 85 अंक के साथ जो स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और सिंगापुर है, ठीक है। अगर सबसे ख़राब देशों की बात करें तो दक्षिणी सूडान और सोमालिया दोनों 12 अंकों के साथ वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त रूप से सबसे निचले स्तर पर रहे हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार और कोविड-19 की अगर हम बात करें तो जो सीपीआई के नवीनतम संस्करण ने कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की प्रतिक्रियाओं पर जो भ्रष्टाचार है उसके प्रभाव को उजागर किया है। सूचकांक में देशों के मध्य स्वास्थ्य देखभाल में जो निवेश तथा महामारी के दौरान लोकतांत्रिक मानदंड है जो तथा संस्थाओं की जो मजबूती है उसकी भी तुलना की गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जीएस पेपर 4 से है, तो इसमें जीएस पेपर 1 और 4 दोनों से आ गया है, जो कि नॉर्मली नहीं आता, तो इसे ध्यान से कर लीजिएगा। जिसका यूनिट क्या है, अभिवृत्ति सारांश संरचना वृत्ति विचार एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो झील की सफाई के लिए एकल प्रयास किया गया उसकी प्रशंसा की गई। घुटनों के नीचे लकवाग्रस्त एक 69 वर्षीय व्यक्ति है, उनके द्वारा वेबनाड जो झील है उसकी सफाई के अथक प्रयासों का देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। तो देखते हैं इसके बारे में अभी। तो इसका जो बताया प्रधानमंत्री जी ने वो मन की बात एक जो प्रोग्राम आता है उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो केरल के कोट्टयम निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति है NS राजप्पन, इनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। 5 साल की उम्र में जो पोलियोग्रस्त श्री राजप्पन अपुरकारा पंचायत में एक नदी के किनारे एक लगभग टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं, तो ये भी जीएस पेपर 4 में ही जा रहा है। इंदौर जिला मजिस्ट्रेट ने जो है माफ़ी मांगी, ठीक है। बेसहारा बुजुर्ग से बेरहमी मामले को लेकर इंदौर जिला मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने भगवान से माफ़ी मांगी। इंदौर नगर निगम के जो कर्मचारी थे, ठीक है, उन्होंने पिछले दिनों एक असहाय बुजुर्ग को ठंड के मौसम में शहर के बाहर फेंक दिया, ठीक है।
और बुजुर्गों को बाहर फेंकते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने इस कार्रवाई को मानवता पर कलंक करार दिया। ठीक है, बहुत ही मतलब अमानवीय एक घटना थी एक प्रकार से। जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे उन्होंने पहले उन्हें मतलब वीडियो भी बनाया और फिर उनको जो है बचाया भी। बुजुर्गों को शहर के बाहर राजमार्ग के किनारे छोड़े जाने पर नज़दीक के ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताने और वीडियोस बनाने के बाद यह घटना सामने आई। इसके बाद बुजुर्ग लोगों को वापस वाहन में डालकर वापस ले जाया गया। यह कार्रवाई अतिक्रमण हटाने वाले विभाग का इस्तेमाल किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, द हिंदू में थी ये भी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, जो त्रिभाषा नीति केंद्रीय सरकार के कार्यालय में लागू नहीं होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कार्यालय में त्रिभाषा जो नीति है वो लागू नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि त्रिभाषा नीति केंद्र सरकार के जो कार्यालय उस पर लागू नहीं होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के जो कार्यालय है उसमें द्विभाषा नीति का प्रावधान लागू रहेगा। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है, लास्ट में ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, मतलब एक बार रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण जो ब्यूरो है वो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है। सांविधिक मतलब जो संसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा जो संशोधन करके विधेयक कोई पारित होता है तो वो सांविधिक जो वो होते हैं, कानून होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो वन्यजीव अधिनियम 1972 है इसकी धारा 38Z के तहत ब्यूरो ने निम्नलिखित कार्य किए हैं। सबसे पहला, इसके अंतर्गत जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना जानकारी इसके एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य जो प्रवर्तन जो एनफोर्समेंट एजेंसियाँ होगी ना, प्रवर्तन एजेंसियाँ, उसको प्रेषित करना मतलब ट्रांसफ़र कर देना, उसे दे देना। एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना। ठीक है, मतलब इन सब का डाटा जहाँ पे एकत्र किया जाएगा अपराधियों का। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने संबंधित जो भी विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है उसको वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता करना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पोलियो दिवस जो कि 31 जनवरी को शुरू किया गया इस साल। तो आमतौर पर यह जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, जहाँ पे 0 से जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम हमेशा रविवार को शुरू होता है और जिसे पोलियो रविवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा था 1 तारीख का, तो अभी आज या कल में सुबह मैं 3 तारीख का भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो अगर कोई सजेशन देना तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कंप्लेंट करनी तो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके, थैंक्स फॉर टुडे।